आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, इसकी तारीफ को समझने के लिए सबसे पहले आप इस एग्जांपल को आप कंसीडर कर लें। लेट्स से जो मल्टीपल्स ऑफ 2 है, यानी आप इसको कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है टू 4 8 16 32 एंड सो ऑन, एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में अगर आप देख ले हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप इस ए को, ये फर्स्ट टर्म, ये हमारा A2, ये A3, ठीक, ये A4, इसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा। अनलाइक जो अर्थमेटिक सीक्वेंस था, अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते थे कि जो प्रीवियस नंबर है उसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म हमें हासिल होता था अर्थमेटिक सीक्वेंस में। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देख लें, अगर आप इसको यानी 2 को, जो कि फर्स्ट टर्म है, इसको अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हासिल होगा, 4 हासिल होगा, विच इज़ सेकेंड टर्म। इसी तरह अगर आप इसी सेकेंड टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखिए A2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स इज इक्वल टू 8, और ये क्या बन रहा है, थर्ड टर्म। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, विच इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 16, विच इज़ फोर्थ टर्म, एंड सो फोर्थ। अच्छा, यहाँ पर ये एक फिक्स नंबर के साथ हम प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमें क्या हासिल होता है, नेक्स्ट टर्म हासिल होता है। तो ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें एक और बात आप देख लें, इसकी चलो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें यहाँ तक कि अ सीक्वेंस सेट ऑफ एन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म, यानी जो पिछला टर्म है एक फिक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हासिल होगा। बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय फिक्स नंबर, नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड फिक्स, नॉन जीरो कॉल्ड कॉमन रेशो, ठीक है, ये चीज़। तो a geometric sequence is a sequence which is obtained by multiplying the previous term by each. A geometric sequence called a sequence called geometric sequence or geometric progression if each term after the first term is obtained by multiplying the previous term by a fixed number. उस फिक्स नंबर को जिसके साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, जैसा कि इस केस में हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशो, डिनोटेड बाय R। यहाँ पर कॉमन रेशो क्या है, ये जो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट नंबर हासिल होता है, ठीक है। एक और बात इसमें अगर आप नोट कर लें कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो रेशो है वो हमेशा फिक्स रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं। मसलन अभी आप देख लें, इन जनरल अगर आप इसको देख लें, ये AN 2 और 4/2 रेशो क्या आ जाएगा, 2, यही R है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद 8 को अगर आप 4 के साथ प्रीवियस टर्म पर डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये नोट कर ले कि A2/A1, ये देखिए A2/A1, इस केस में क्या है, 4/2, इनके दरम्यान रेशो क्या आ जाएगा, 2, रेशो क्या आएगा, 2, यही क्या है, कॉमन रेशो है। इसी तरह अगर A3 को आप उसके प्रीवियस टर्म A2 के पर डिवाइड कर ले, जो कि इस केस में क्या है, 8/4 अगर आप डिवाइड कर ले क्या हासिल होगा, 2। इसी तरह A4 को अगर आप A3 पर डिवाइड कर ले, यानी 16/8, तब भी क्या हासिल होगा, एंड सो फोर्थ। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आप देख ले, ये लेट से ये A5 है, तो A5 को अगर आप डिवाइड कर ले उसके प्रीवियस टर्म पर A4 पर, तो ये 32/16, तो तब भी क्या आ जाएगा, कॉमन रेशो, ये इनको हम कहते हैं कॉमन रेशो R। तो इन जनरल इसको हम लिख सकते हैं कि
देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इन जनरल किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो रेशो है वो हमेशा फिक्स रहता है। इसको कहते हैं कॉमन रेशो डिनोटेड बाय आर। ठीक, ये अगर 10वां टर्म है तो ये 9वां है, अगर ये छठा है तो ये 5वां है, एक उससे कम के जिसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म को एक फिक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हासिल हो जाए, उसको हम कहते हैं, उस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहला टर्म इसी तरह A1 हम नाम देंगे, इनके दरमियान जो फिक्स नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम नाम देते हैं कॉमन रेशो, R से डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके अलावा यहाँ पर आप नोट कर लें कि ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसको ज़ीरो होने के लिए इसको इनमें से किसी को ज़ीरो होना चाहिए ना। तो अब चूंकि ये कभी भी यानी जो R है, R कभी भी ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है? यानी R इज़ नॉट कैन नॉट बी ज़ीरो, सो इट मीन्स दैट नो टर्म इन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी ज़ीरो। इसमें कोई ऐसा टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई टर्म ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ये इसकी एक लिमिटेशन या शर्त आप कह सकते हैं। तो ये बातें आप कंसिडर कर लें। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, इसको अब अच्छी तरह से देख लें। अब हम इसके जनरल फार्मूले की तरफ आएंगे। इसका जो जनरल फार्मूला है या nth टर्म किस तरह हम निकालेंगे तो वो हम देखेंगे। आप जानते हैं, इससे पहले आपने देखा था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में भी हमारे पास एक nth टर्म या जनरल टर्म का एक फार्मूला था, तो इसका भी एक जनरल टर्म है। इसका भी एक जनरल अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमने देखा कि जनरल टर्म को या nth टर्म को मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, एक एक्सप्रेशन है। तो इसका भी उसी तरह हम मालूम करेंगे कि इसका जनरल टर्म निकालने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला या एक्सप्रेशन होंगे, तो उसको देखते हैं। देखिए, बाय डेफिनेशन अभी हमने देखा कि हमने ये देखा कि किसी भी दो टर्म, किसी भी दो कंसेक्यूटिव, ये नेक्स्ट और प्रीवियस, इनके दरमियान जो रेशो है वो किसके बराबर है? R, जिसको हमने कहा कॉमन रेशो। या दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि nth टर्म किसके बराबर होगा? a(n-1) इंटू R। ठीक है, a सब n इज इक्वल टू a सब n-1 इंटू R। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट करते जाएंगे। 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो 1 में तो पहले अगर आप n की वैल्यू आप पुट कर ले फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है, इन वन, तो क्या आ जाएगा? देखें इसकी शक्ल क्या बनेगी। यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा? 2 - 1 इंटू R। तो ये हासिल क्या हुआ कि a2 इज इक्वल टू a इंटू R, यानी आप इसको बेशक 1 का नाम दे दें। फर्स्ट टर्म को अगर आप R के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो सेकेंड टर्म हासिल को लॉजिक बनता है। ठीक है, वही एग्जांपल आप अपने जहन में रख ले कि 3 फिर 6 फिर 12 फिर 24। अगर आप इसमें देख लें, ये फ़र्ज़ करिए हमारे पास ये A1 है। ठीक है, तो इस A1 को अगर आप बाद हम क्या करेंगे? n की जगह हम पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2 आ गया, 3, फिर यह आ जाएगा हमारे पास 3 यहाँ पर, यहाँ से होगा यहाँ पर 3 - 1 इंटू R। ये फर्दर हासिल होगा हमें कि A3 ये जमा होगा, माइनस होगा, तो ये A2R। अच्छा जी, इसमें अगर आप देख ले A2 दोबारा किसके बराबर है? इसके बराबर है। आप इसमें पुट कर ले A3 की जगह A2 की जगह आप पुट करेंगे A1 इंटू R। तो ये क्या हासिल हुआ? ये हासिल हुआ A3 A1 इंटू R²। ये चीज़ हासिल हुई। तो इसको देख ले, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि
nth टर्म और nth टर्म से प्रीवियस, इसको इस तरह लिखते हैं, ये r के बराबर है, ठीक है, कॉमन रेशियो के बराबर। यहाँ से nth टर्म को निकाले तो ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस डिवाइड और सब जाकर मल्टीप्लाई होगा इंटू r, ये चीज़ आ गई। और याद रखिए यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1, ठीक, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ये है। अच्छा जी, अब ये प्रीवियस टर्म है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको एक जिस तरह आपने देखा था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या था कि an बराबर है a1 n - 1 इंटू डी, ठीक है। मैट्रिक सीक्वेंस का भी एक टर्म है, जनरल टर्म, उसका ये फार्मूला है, इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ, ये जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म इन कॉमन रेशियो इन नंबर ऑफ टर्म, ये हमने साबित करना है। तो इसकी वजह से हम साबित करेंगे, ज़रा इसको देख लें। अब हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 1। इस 1 में आप ये पुट करते जाए। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, यहाँ से हम शुरू करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हासिल होगा हमें, देखें a2 यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 इंटू r, ये फर्दर किसके बराबर होगा, इसका आप लिखेंगे a, फिर ये r, ठीक है। अच्छा जी, ये r पर गौर कर ले, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकेंगे कि a2 इज इक्वल टू, ये a2 है, ठीक है। इसको आप गौर कर ले इस पर कि a1, ये जो पावर है इसकी 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यानी ये 1 है, तो आप इसको लिख सकेंगे क्या 2 - 1, तो 2 - 1 दोबारा उसी 1 के बराबर होगा, तो हमने कोई चीज़ इजाफा नहीं किया, तो ये a2 बराबर है a1 इंटू r2 - 1। तो नतीजा क्या हासिल हुआ कि a2 इज इक्वल टू a1 r2 - 1। ये पैटर्न आप देख ले, गौर कर ले कि जो भी यहाँ पर सब्सक्रिप्ट होगा, यहाँ पर 2 - 1 होगा, उसमें से कम होगा, ये हमने देखना है इसको। अच्छा जी, उसके बाद n इज इक्वल टू 2, इसी में 2 हमने कर लिया। अब उसके बाद n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 इंटू r, यहाँ पर 3 - 1 का मतलब क्या है a2 r। अब a2 की वैल्यू देखिए, ये a2 की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम लिख सकेंगे इन दोनों को इसकी जगह। तो हासिल क्या हुआ a1 इंटू r, ये a2 की वैल्यू यहाँ पर, और फर्दर r ये, तो हासिल क्या हुआ a r²। इसको मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं, अगेन उसी तरह 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1, इस वजह से। तो हासिल क्या हासिल हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 3a1 इंटू r 3 - 1। आई होप समझ में आ रही है। इसी तरह n की वैल्यू अगर आप 4 पुट कर लें इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 1 इंटू r, अगेन बिल्कुल वही सेम पैटर्न, यहाँ पर आ जाएगा a3 इंटू r, अगेन a3 किसके बराबर है, ये a3 है, ये सारा a3 है। तो इस a3 की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जो एक फर्स्ट है ये r², ये a3 की वैल्यू, फिर ये r फर्दर, फिर ये आ जाएगा हमारे पास ar4, सॉरी ये पावर है 1 है, तो ये दोनों जमा होकर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 3 आ गया तो आप इसको फर्दर लिख सकेंगे क्या, a1 r3 को आप लिख सकते हैं 4 - 1, ये देखें सब्सक्रिप्ट की सूरत में वही चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a4 को आप लिख सकेंगे क्या, a1 4 - 1, ये। चल एक और ले लेते हैं आखिर, 3 n की जगह 5 ले लिया, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a5, a सब 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा a सब 5 - 1 इंटू r, फिर अगेन ये a5 इज इक्वल टू 5 - 1, ये 4 आ जाएगा इंटू r, अगेन a4 किसके बराबर है, ये, इसकी जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 r3।
यानी सबको हम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म इन कॉमन रेशो की सूरत में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये आर पहले से है, ये यहीं पर, फिर ये दोनों, ये इसका पावर 1 है तो ये इसके साथ जमा होकर ये आ जाएगा 4, तो ये मज़ीद आप इसको लिख सकते हैं 4 का आप लिख सकते हैं 5 - 1, एक इसका मतलब यही है, एक ही है। तो क्यों हमने इस तरह लिखा ताकि ये इस पैटर्न में आ जाए A4, A5 = A1 × R5 - 1। तो देखिए एक पैटर्न बन गया। यहाँ पर आप देख ले पहला दूसरा टर्म इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म इन कॉमन रेशो, A2 = A1 × R2 - 1, ठीक है। A3 = A1 × R⁻³ 3 - 1, A4 = A1 × R⁻⁴ - 1, यानी जो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट है यहाँ पर एक पावर कम। A5 = A1 × R5 - 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलरली अगर आप 6 का करना चाहे तो क्या आ जाएगा? A6 तो क्या हासिल होगा? A1 R6 - 1। A7 क्या होगा? A1 क्या? शाबाश, 7 - 1, यस, एंड सो एंड सो फोर्थ। यानी अगर nth टर्म हो तो क्या होगा? AN = A1 फर्स्ट टर्म इंटू R जो भी यहाँ पर है एक कम, ये हमारा जनरल टर्म है, ठीक। तो दिस इज द कॉमन टर्म, द जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसी को हमने प्रूफ करना था। अब अगले एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं वो हम देखेंगे। इसमें अगर आप दोबारा देख लें इसको के और इनके नाम आप याद रखें, ये an = A1 Rn - 1, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? nth टर्म या जनरल टर्म है। ये फर्स्ट टर्म R हमारे पास कॉमन रेशो, और n किसके बराबर? ये नंबर ऑफ टर्म्स को शायद रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सवाल अमल करेंगे। यानी फ़र्ज़ करें हमसे पूछा जाएगा कि n टर्म मालूम कर ले, तो वो हमें सवाल में क्या दिया जाएगा? फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। इसी तरह कॉमन रेशो भी हमसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट टर्म भी पूछा सकता है और नंबर ऑफ टर्म भी पूछा जा सकता है। यानी 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल दिए जाएंगे, चौथा हम मालूम करेंगे। तो इससे रिलेटेड सवाल हम 4.5 में हम हल करेंगे। ये बातें अच्छी तरह से आप इसको देख लें, इसको याद कर लें, और थ्योरी आपकी जब स्ट्रॉन्ग हो तो आप किसी भी सवालात को किसी भी किताब में से आप इसको हल कर सकोगे। तो सवालात अगर ये थ्योरी का समझ में आया है, इसको थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन अगर आप पढ़े तो इसको थोड़ा सा देख लें, ख़ुद एक दूसरे के साथ डिस्कस करें तो अच्छी बात होगी। आपकी थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आप सवालात किसी भी इसी पैटर्न के सवालात किसी भी बुक में से, किसी भी बोर्ड में से अगर आ जाए आपके सामने तो आप इसको हल कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सवालात में। नए आने वाली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके और बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो जाए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।